स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आईसीएमएआई इंस्टीट्यूट ने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जो आपका सब्जेक्ट है पेपर नंबर 2 सीएमए फाउंडेशन का, उसके बिट क्वेश्चन की एक बुकलेट इश्यू करी हुई है। तो इन्होंने केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग 2 सेक्शन में है आपके सिलेबस में, वन इज सेक्शन ए एंड वन इज सेक्शन बी। तो हम यहाँ पे सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं। और सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी आपका इस बुकलेट में स्टार्ट होता है। सेक्शन बी की वेटेज 20 मार्क्स के, ये आपकी बुकलेट में क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहां से, पेज नंबर 23 पे यहां से स्टार्टिंग हो रही है। तो मैं आपको फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग जो है, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा स्टडी नोट था से रिलेटेड जो भी यहाँ पे एमसीक्यू बुकलेट में बिट क्वेश्चन में गिवन है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि मैंने ऑलरेडी चेक किया तो आप देखेंगे कि 90% से ज्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में वही है तो हम ऑलरेडी पीछे की 3 क्लासेस में कवर कर चुके थे। बट फिर भी एक बार हम अगर क्लास में डिस्कस कर लेंगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ सर ये सब हमने कवर कर लिया है और एग्जाम में 20 आउट ऑफ 20 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चंस वही हैं जो ऑलरेडी हम लास्ट 3 क्लासेस में एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। कैरीज आउटवर्ड इज ए पार्ट ऑफ, कैरीज आउटवर्ड ऑफिस एंड एडमिन में कवर्ड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड में कवर होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कवर होता है या प्राइम कॉस्ट में कवर होता है? आंसर इज सर कैरीज आउटवर्ड है, दैट इज द पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आउटवर्ड है। सेकेंड क्वेश्चन, नॉशनल कॉस्ट, नॉशनल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज, क्या नॉशनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं या इंप्यूटेड कॉस्ट भी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट? जब हमने नॉशनल कॉस्ट पढ़ा तो हमने वहां पे बात की कि इंप्यूटेड कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज नॉशनल कॉस्ट, नॉशनल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज इंप्यूटेड कॉस्ट। तो आपका जो फाइनल आंसर है दैट विल बी सर, नॉशनल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज इंप्यूटेड कॉस्ट। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉस्ट यूनिट, इनमें से कौन सा कॉस्ट यूनिट नहीं है? किलोवाट आवर सर पावर के लिए होता है, क्रेडिट डिवीजन ये कोई कॉस्ट यूनिट नहीं होती, तो आंसर तो बी ही होगा। पेशेंट डे, टन माइल ये कॉस्ट यूनिट होती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉस्ट यूनिट? सर क्रेडिट डिवीजन इज नॉट ए कॉस्ट यूनिट, फाइनल आंसर बी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी आ चुके हैं सारे के सारे। नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन, ये नहीं आया था। कॉस्ट रिडक्शन पॉइंट नंबर ए कहता है लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, बी कहता है इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड्स, सी कहता है इट इज कैरिड आउट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, और डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। जब हमने कॉस्ट रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहां पे पढ़ा कि ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, ये स्टैंडर्ड को भी चैलेंज करता है और इसमें हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। कॉस्ट रिडक्शन में ये तीनों चीजें ए बी सी तीनों देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नॉन एज, लास्ट क्लास में हमने देखा था उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं जो कॉस्ट का ब्रेकअप शो करता है? सर आंसर इज ए, कॉस्ट शीट। ना तो इसको टेंडर बोलते हैं, ना इसको प्रोडक्शन अकाउंट बोलते हैं, ना इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, तो कॉस्ट शीट बोलते हैं, इसको कॉस्ट शीट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्राइम कॉस्ट में बी करेक्टली टर्म्ड एज, लास्ट क्लास में देखा था हमने ये भी, ए है द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट आइटम विच कैन बी डायरेक्टली चार्ज टू प्रोडक्ट यूनिट। आंसर तो यही है कि जो खर्चे हम सारे के सारे डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं उन सब का जो टोटल है, मतलब सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों का जो टोटल है वो प्राइम कॉस्ट होता है। बी कहते हैं सम्स ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट एक्सक्लूडिंग ऑल अदर कॉस्ट। सर केवल डायरेक्ट मटेरियल और लेबर कॉस्ट से बात नहीं बनती, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस भी प्राइम कॉस्ट में कवर होते हैं। द टोटल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए फिनिश्ड यूनिट, नहीं सर फिनिश्ड यूनिट को बनाने में तो ओवरहेड के खर्च भी आते हैं जो प्राइम कॉस्ट में कवर नहीं होते। एंड द सम ऑफ लार्ज कॉस्ट इन प्रोडक्ट कॉस्ट, सर लार्ज और स्मॉल से एज सच कोई मतलब नहीं होता, सारे के सारे डायरेक्ट खर्चों का जो टोटल है दैट इज नॉन एज प्राइम कॉस्ट।
Prime cost may be correctly termed as the total of all cost item which can be directly charged to product units. A will be the final answer. Next, question number 7. Which one is included in financial account? कहते हैं वो बताओ जो फाइनेंशियल अकाउंट में तो इंक्लूड होता है बट नॉट इन कॉस्ट अकाउंट। इनमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप लिखते हो लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं लिखते? रॉयल्टी, तो रॉयल्टी इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट शीट में आ सकता है डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस में। डिविडेंड पेड एक ऐसा आइटम है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम लिखते हैं बट कॉस्ट अकाउंटिंग में डिविडेंड पेड कहीं भी नहीं लिखा जाता। फाइनल आंसर तो बी होगा। एक्साइज ड्यूटी रॉ मटेरियल कंज्यूम में कवर की जा सकती है। कैरीज एंड फ्रेट हम कवर करते ही हैं। अगर कैरीज इनवर्ड है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरीज आउटवर्ड है तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। बी विल बी द फाइनल आंसर। डिविडेंड पेड फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड होता है, कॉस्ट अकाउंट में इंक्लूड नहीं होता। नेक्स्ट 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंट? इनमें से कौन सा आइटम है जो कि हम कॉस्ट अकाउंट में एक्सक्लूड कर देते हैं? आपने एक हेडिंग देखी थी आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। इनकम टैक्स सर कॉस्ट शीट से एक्सक्लूड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी एक्सक्लूड होता है। कैश डिस्काउंट भी एक्सक्लूड होता है। तो आपका फाइनल आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही खर्चे जो हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट, लास्ट क्लास में हमने देखा था वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होती है किस बेसिस पे? पर यूनिट बेसिस। डिपेंड अपॉन एंटिटी, आंसर इज नो। फॉर ए पीरियड, आंसर इज नो। फॉर ए पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन, आंसर इज नो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. इट इज नॉन एज बिहेवियरल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन. सर एलिमेंट वाइज में तो मटेरियल लेबर आते हैं, फंक्शनल में एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री, ये सब आते हैं. कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल आते हैं. बिहेवियरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कॉस्ट को फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में क्लासिफाई किया जाता है. फाइनल आंसर विल बी ए, बिहेवियरल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द मेन पर्पज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. मैं आपको ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं. अगर आपसे मेन पर्पज पूछ लिया जाए तो प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. मेन पर्पज पूछे तो आपको प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. प्रोसेस कॉस्ट इज वेरी मच एप्लीकेबल इन. प्रोसेस कॉस्ट इनमें से कहां पे अप्लाई होता है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अप्लाई होता है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होता है. बी विल बी योर फाइनल आंसर. एयरलाइन कंपनी में मल्टीपल कॉस्टिंग चलता है और प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग चलता है. प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पे अप्लाई होता है हमें तो ये बताना है. तो आंसर विल बी बी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. नेक्स्ट, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट. सर आंसर इज नो, कि प्राइम कॉस्ट में तो डायरेक्ट खर्चे आते हैं. फैक्ट्री कॉस्ट, सर फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट भी आते हैं और इनडायरेक्ट भी आते हैं, जबकि हमें केवल इनडायरेक्ट बताना है. कन्वर्जन कॉस्ट, सर कन्वर्जन कॉस्ट तो अलग ही होती है, कन्वर्जन कॉस्ट में भी डायरेक्ट खर्चे आ जाते हैं. ओवरहेड, ओवरहेड केवल और केवल इनडायरेक्ट खर्चों को बोलते हैं. फाइनल आंसर इज डी, ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टर्म्ड एज ओवरहेड. चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो, चाहे वो इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. CS21 is related to sir quality control. Cost accounting standard on overburden removal cost, answer is no. Cost accounting standard on interest and financing charges, answer is no. Cost accounting standard on joint cost, answer is no. Sir cost accounting standard on quality control, quality control है CS21. Question number 15. On the basis of relationship with accounting period, अकाउंटिंग पीरियड से रिलेशनशिप के बेसिस पे कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है. वन इज कैपिटल एंड वन इज रेवेन्यू कॉस्ट. हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड, आंसर इज नो. सर टाइम के बेसिस पे होता है. कैपिटल कॉस्ट एंड कॉमर्शियल कॉस्ट, आंसर इज नो. कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट, आंसर इज यस. प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, आंसर इज कैपिटल कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉस्ट.
दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ स्टाफ सर्विसेज इज एन एग्जांपल ऑफ। स्टाफ सर्विसेज की जो कॉस्ट होती है वो किसका एग्जांपल है? क्या वो कमिटेड कॉस्ट है, क्या वो पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट है, क्या वो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट है, या फिर वो स्टेप कॉस्ट है? हमने लास्ट क्लास में ही बात की थी सर, ये पॉलिसी एंड मैनेज कॉस्ट का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग? में से कौन सा कॉस्टिंग का मेथड नहीं है? प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग भी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है, डायरेक्ट कॉस्टिंग जैसा नाम का कोई मेथड ऑफ कॉस्टिंग नहीं होता, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी मेथड ऑफ कॉस्टिंग होता है। फाइनल आंसर विल बी डी, वो सी, द डायरेक्ट कॉस्टिंग कोई मेथड ऑफ कॉस्टिंग का नाम नहीं है। नेक्स्ट, द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द अबंडेंट प्लांट less its salvage value is imputed cost, sunk cost, avoidable cost, opportunity cost। लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, और जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे sunk cost की डेफिनेशन, तो वहां पे हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया था। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ sunk cost। इसको दोबारा से आज मैं क्यों करवा रहा हूं ये सारी चीजें, जबकि मुझे पता है कि सारे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कि कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, जब हम एक चीज को 2-3 जगह से कर लेते हैं, 2-3 बारी कर लेते हैं, तो हमें वो चीजें अच्छे से याद हो जाती है। अब जब आप पेपर में देखोगे आपको ये बहुत ईजी लगने वाली है। इवन तो ये 20 मार्क्स की वेटेज है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, इस तरीके के जो 10 क्वेश्चन आने हैं 2-2 नंबर के, मैं आपको एश्योर करता हूं आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे 10 क्वेश्चन को करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द कॉस्ट आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग करके एनालाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल कॉस्ट यूनिट फॉर द बीपीओ सर्विस और कॉल सेंटर? सर हमने लास्ट क्लास में 2-3 बार ही पढ़ा था, बीपीओ सर्विसेज अकाउंटेड हैंडल्ड के बेसिस पे कॉस्ट यूनिट अप्लाई होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी सी, कॉस्ट पर अकाउंट हैंडल। इंटरेस्ट ऑन ओवन कैपिटल जो है वो एक नॉशनल कॉस्ट होती है, कि उसमें हम एक्चुअल में किसी को कुछ पे नहीं करने वाले होते। फाइनल आंसर विल बी नॉशनल कॉस्ट। इसके बाद एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आर टर्म्ड एज, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट जो है वो क्या वो डायरेक्ट एक्सपेंस? आंसर इज नो। क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है? सर नहीं। सेलिंग ओवरहेड में आता है या डिस्ट्रीब्यूशन में आता है? सर एडवर्टीजमेंट हम करते हैं सेल को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से ये सेलिंग ओवरहेड का पार्ट होता है। नथिंग न्यू, ऑलरेडी क्वेश्चन कवर कर चुके। 23 मैं दोबारा से आपको नहीं करवा रहा। 23 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट में करवाए थे, मैं ऑलरेडी आपको कवर वहां पे करवा चुका हूं, आप जाके देख सकते, चेक कर सकते। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सारे के सारे कवर कर लिए थे। जब मैंने आपको फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट का टॉपिक करवाया था, तो सभी जगह से मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट के टॉपिक में कवर कर लिए थे। फिर ही सारी कवर कर दी थी, बट एमसीक्यू वहां पे नहीं करवाने के पीछे मेन पर्पज यही था कि एमसीक्यू मुझे पूरे के पूरे जो 3 पार्ट मैंने आपको कराए थे फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में, उन सबका एक साथ मेरा एमसीक्यू करवाने का टारगेट था, कि जब हम पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कराते हैं मे भी आपको थोड़ा इजी लग जाए। क्यों? क्योंकि उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें याद हो सकती है, और जब एक ही स्टडी नोट है तो बेटर यही है कि वो सारा का सारा एक साथ आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, A technique and process of ascertaining cost is known as costing। कॉस्टिंग क्या बताता है हमें? कॉस्टिंग बताता है कि किस तरीके से इस प्रोडक्ट की, इस प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट इज नॉन एज कॉस्टिंग। कॉस्ट एक खर्चा होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, समराइजेशन ये सब होता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई करता है कॉस्ट और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल। Next 25, the branch of the accounting dealing with the classification, recording, allocation, इसी की तो मैं बात कर रहा था अभी, summarizing and reporting of current and prospective cost is known as cost accounting। cost accounting, final answer will be C, this is the definition of cost accounting। याद नहीं करनी अपने को डेफिनेशन, एमसीक्यू क्वेश्चन आना है, अपने को जस्ट आइडिया होना चाहिए सर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। जब हम कॉस्ट अकाउंटेंसी के फंक्शन पढ़ते हैं, 3 फंक्शन आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। इसमें कॉस्ट कंट्रोल भी होता है, कॉस्ट एसरटेनमेंट भी होता है, कॉस्ट एनालिसिस नहीं होता, कॉस्ट अकाउंटिंग भी होता है। ये जानना चाहता है कौन सा फंक्शन नहीं है। सर, कॉस्ट एनालिसिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन कॉस्ट। यस, 14 होता है जो कि पॉल्यूशन कॉस्ट से रिलेट करता है। फाइनल आंसर विल बी सी, यस 14। क्वेश्चन नंबर 28, कॉस्ट आर क्लासिफाइड बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बाई ट्रेसेबिलिटी टू द प्रोडक्ट। आंसर विल बी सी, द डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी टू प्रोडक्ट के बेसिस पे कॉस्ट को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। सर, आंसर इज ए, कमिटेड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कमिटेड होती है, हम हर महीने हर साल जो भी अमाउंट डाल रहे हैं वो बिल्डिंग के डेप्रीशिएशन डालते रहे। ए विल बी योर फाइनल आंसर, कमिटेड कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, when the volume of output increased then the per unit fixed cost decrease होती है। फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहती है, अगर आपका आउटपुट वॉल्यूम बढ़ेगा कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम होती जाती है। ए है इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, आंसर इज नो। डिक्रीज इन द रिवर्स प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट, आंसर इज यस। रिवर्स प्रोपोर्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट पर यूनिट कम होगी, आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, तो रिवर्स प्रोपोर्शन में ये डिक्रीज हो जाएगी। आप आंसर विल बी बी, फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्टिंग मेथड इज सुटेबल फॉर टॉय मेकिंग इंडस्ट्री। टॉय मेकिंग इंडस्ट्री कौन सा मेथड यूज करती है? आंसर इज बैच कॉस्टिंग। अगर आपने अच्छे से रीड करा हुआ है पूरा का पूरा टॉपिक जो मैंने आपको वीडियो क्लासेस में करवाया है 3 पार्ट्स में, आप बहुत इजीली इन क्वेश्चन का आंसर फॉर्म कर सकते, बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। जब हम टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग होती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग होती है, बजटरी कंट्रोल भी एक कॉस्टिंग टेक्निक होती है, बट प्रोसेस कॉस्टिंग जो है कोई मेथड ऑफ, वो कोई टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग नहीं होती, वो एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग होती है। ये मैनेजरियल कॉस्टिंग लिखा हुआ है, वैसे इसको इनको ये मार्जिनल कॉस्टिंग लिखना चाहिए था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता है, बजटरी कॉस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक्साइज ड्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंस इज नथिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस को बोलते हैं, और एक्साइज ड्यूटी जो है जब हम रॉ मटेरियल परचेज करके लाते हैं उससे रिलेटेड एक्साइज ड्यूटी आप पे करते हो, एंड दिस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंसेस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ओवर विच द फॉलोइंग कॉस्ट मैनेजमेंट इज लाइकली टू हैव लीस्ट कंट्रोल। ये क्वेश्चन भी तीसरी बार आ रहा है, इनमें से कौन सी कॉस्ट ऐसी है जिसपे हम लीस्ट कंट्रोल रखते हैं? और मुझे ये आंसर पहले से याद हो गया है सर, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसपे मैनेजमेंट का लीस्ट कंट्रोल होता है। आपको भी आई थिंक याद हो गया होगा, तीसरी बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिन एक्सपेंस। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट अगर आपको याद है तो आप इजीली बता सकते हो कि वर्क्स कॉस्ट दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट में जैसे ही आप एडमिन ओवरहेड ऐड करते हो दैट टोटल इज नॉन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फाइनल आंसर विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट संक कॉस्ट होती है? आंसर इज नो। क्या ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है? आंसर इज नो। सर, ये रेलिवेंट कॉस्ट होती है कि ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसिडर करके चलती है। फाइनल आंसर विल बी सी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, which method of costing is used for determination of cost for printing industry। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होता है। फाइनल आंसर विल बी डी, सर प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जॉब कॉस्टिंग अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्राइम कॉस्ट प्लस
फैक्ट्री ओवरहेड, जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो दैट इज नॉन एज फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग नो, कन्वर्जन कॉस्ट आंसर इज नो, कॉमर्शियल कॉस्ट आंसर इज नो, तो डी विल बी द फाइनल आंसर, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड जैसे ही आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हो टोटल इज नॉन एज फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट जो करवाया था उसमें एज ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 40, bad debts are included as direct expense, distribution, cost of production, selling overhead. The D will be the final answer, selling overhead. नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 41 है वो आउट ऑफ सिलेबस है। हमारे सिलेबस में एज सच ऐसा कोई टॉपिक एज पर स्टडी मटेरियल नहीं है, आपको इंटर लेवल पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो भी एज पर आवर सिलेबस, एज पर आवर स्टडी मटेरियल आउट ऑफ सिलेबस है, इंटर लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो सर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। एडमिन कॉस्ट नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं किया जाता, फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होता, रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी एक डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब नॉर्मल कॉस्ट इज नॉट कंट्रोलेबल, लेकिन जब हम कंट्रोलेबिलिटी पढ़ते हैं, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, तो हम वहां पे पढ़ते हैं कि अब नॉर्मल कॉस्ट जो होती है वो कंट्रोलेबल होती है, तो ये तो गलत है। बी, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, बट जब हम कॉस्ट शीट पढ़ते हैं हम कहते हैं फाइनेंशियल नेचर के खर्चे कॉस्ट शीट में कवर नहीं होते, लाइक डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स, लाइक, ये भी गलत है। ऑल ओवरहेड्स चेंजेस विद द चेंजेस इन वॉल्यूम एंड इन द सेम प्रोपोर्शन, ये कहता है सारे के सारे जो ओवरहेड होते हैं वो वॉल्यूम के साथ सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, सर ये भी गलत है। वेरिएबल ओवरहेड तो वॉल्यूम के साथ सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं, बट जो सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं तो चेंज नहीं होते, तो सी भी गलत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। सर प्राइमरी पैकिंग जो होती है इज एन आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग का मतलब होता है पैकिंग विच इज मैंडेटरी, पैकिंग विच इज मैंडेटरी, और वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या है, तो मैंडेटरी पैकिंग होती है किसी भी मटेरियल के लिए, प्रोडक्ट के लिए, नॉर्मली ये मटेरियल की कॉस्ट में ऐड कर लिया जाता है या एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस शो कर दिया जाता है। प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट, फाइनल आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ट्रांजेक्शन, सर आंसर इज नो, रिकॉर्डिंग से तो कोई मतलब नहीं है कॉस्टिंग को, कॉस्टिंग तो हमें प्रोसीजर बताता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। एसर्टेनिंग ऑफ कॉस्ट, आंसर इज यस, कॉस्टिंग हमें बताता है कि कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है, कॉस्ट एसर्टेन कैसे करनी है, कॉस्ट डिटरमाइन कैसे करनी है, फाइनल आंसर बी होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट फॉर टिम्बर इंडस्ट्री। जब आप कॉस्ट यूनिट रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे टिम्बर इंडस्ट्री में लकड़ियों के केस में स्क्वायर फुट बेसिस पे चार्जेस लिए जाते हैं, तो यहां पे जो ऑप्शन गिवन है वो है फुट, तो डी पर फुट इज द कॉस्ट यूनिट इन टिम्बर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक में दो टेक्निक मेनली आती है, वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वन इज बजटरी कंट्रोल। सर यहाँ पे बजटरी कंट्रोल तो है नहीं, सी विल बी योर आंसर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले स्टैंडर्ड बनाती है, देन एक्चुअल के साथ उसको कंपेयर करती है और अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फाइनल आंसर सी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स आर इंक्लूडेड। एक ऑर्गेनाइजेशन फ्री सैंपल्स देती है, गिफ्ट वगैरह देती है, क्यों, ताकि उनका माल ज्यादा बिके, टाइम कॉस्ट का पार्ट होता है, आंसर इज नो। फैक्ट्री ओवरहेड में भी ये कवर नहीं होता, ऑफिस एंड एडमिन में भी कवर नहीं होता, सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होता है कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 49, बिहेवियरल एनालिसिस, पर भी हमने देखा था कि फिक्स्ड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, ये बिहेवियरल एनालिसिस होता है। तो इन बिहेवियरल एनालिसिस cost are divided into production and non production, answer is no. Controllable and non controllable, answer is no.
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आंसर इज नो। सर फिक्स्ड और वेरिएबल जो है, साथ में सेमी वेरिएबल भी लिखा हुआ हो सकता था यहाँ पे। बिहेवियरल के बेसिस पे कॉस्ट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, मेनली वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल है तो ये भी चलेगा। डी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बोथ प्राइम कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट अदर एक्सपेंस, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट में आता है डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल प्राइम कॉस्ट में तो आता है, कन्वर्जन में नहीं आता। इनडायरेक्ट लेबर कन्वर्जन कॉस्ट में तो आ जाता है लेकिन प्राइम कॉस्ट में नहीं आता। तो डायरेक्ट लेबर है वो दोनों में आती है। वो कौन सी कॉस्ट है जो दोनों में आती है, प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट में? सर आंसर इज सी, डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का भी पार्ट है और कन्वर्जन कॉस्ट का भी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेलिवेंट कॉस्ट। सिंपल, संक कॉस्ट जो होती है वो रेलिवेंट नहीं होती, क्योंकि संक कॉस्ट पास्ट कॉस्ट होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए कोई रेलिवेंसी नहीं। बाकी रिप्लेसमेंट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड जो है, दोनों की ही फ्यूचर में कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, रेलिवेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो नोन एज चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस को। आंसर विल बी सी, चार्जेबल एक्सपेंस। और लास्ट क्वेश्चन है 53, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं आता। इनडायरेक्ट मटेरियल सर फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। चार्जेबल एक्सपेंस खुद एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, नन ऑफ द अबव। इनडायरेक्ट मटेरियल आता है फैक्ट्री ओवरहेड। बस ये 53 क्वेश्चंस हमारे पास एमसीक्यू बुकलेट में, बिट क्वेश्चन की जो एमसीक्यू बुकलेट ने इश्यू करी हुई है उसमें गिवन है। और आप देखोगे इसमें 90% से ज्यादा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पीछे की क्लासेस में कर चुके हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर हम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट जो हमने डिस्कशन किया है अपनी क्लासेस में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, और साथ में जो 3 क्वेश्चंस की हमने लास्ट 3 क्लासेस की है, उसके बेसिस पे आप हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे। मेरा ये मानना है इतना डिस्कशन हमने अपनी क्लासेस में किया है, मोर देन सफिशिएंट है। 20 मार्क्स की वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 क्वेश्चन एमसीक्यू आने हैं 2 नंबर। आपको सिमिलर ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हम अपनी क्लासेस में कवर कर चुके हैं। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा केवल और केवल क्वेश्चन पे बेस्ड मत रहना। तो मैंने आपके साथ मेहनत करी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रीड करवाने की, आपको समझाने की, वो भी आप कवर जरूर करना, ताकि आउट ऑफ 20 मार्क्स ही हमारे एग्जाम में। एक बार क्लास को फिनिश करने से पहले आप इसको रीड करके, सर ये जो 53 क्वेश्चंस है, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट लगता है, इश्यू लगता है, आप हमसे कांटेक्ट करके डाउट क्लियर एक बार रीड कर
ये एमसीक्यू बुकलेट आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर किसी बच्चे को ढूंढने में कोई दिक्कत हो तो आप हमसे भी ये बुकलेट डिमांड कर सकते, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे पीडीएफ की ऑन व्हाट्सएप या जो भी आपकी डिमांड। दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग 20 मार्क्स वेटेज में हमने 3 पार्ट्स में अपने टॉपिक खत्म किए। देन लास्ट 3 क्लासेस में मैंने आपको स्टडी मटेरियल में जो भी एमसी इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे वो करवा दिए, और एक ये बुकलेट है जो एमसीक्यू क्वेश्चन के नाम से इंस्टीट्यूट ने इशू करी हुई है, ये मैंने आपको करवा दी है। तो भी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने आज तक अभी इशू करा हुआ है फाउंडेशन फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सारा का सारा हम कवर कर चुके हैं। आप इसको कवर करके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आ सकते। किसी भी तरीके का अगर आपको कोई भी डाउट लगता है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप और कॉल एज पर जो भी आपको टाइम बताया गया है कॉलिंग टाइम, उसके अकॉर्डिंगली आप कॉल कर डाउट क्लियर कर सकते। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।